हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 8 है जिसमें हम लोग पॉलिटी का क्रैश कोर्स करते हैं। तो हम लोग भाग 5 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति के बारे में जो भी था, महाभियोग और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा था, कार्यकाल के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 63 से 70 में बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 63, 64, 65 में उसरा उपराष्ट्रपति के बारे में 63 में बताया गया है। सभापति के बारे में 64 आर्टिकल में बताया गया है। और 65 में क्या है, राष्ट्रपति कार्यवाहक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 66 में क्या बताया गया, निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 67 में क्या बताया गया, कार्यकाल के बारे में कि कितने वर्षों का कार्यकाल होता है। और आर्टिकल 68 और 69 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 68 में चुनाव का क्या समय रहता है वो आर्टिकल 68 में बताया गया है। और आर्टिकल 69 में क्या बताया गया है, शपथ कैसे लेते हैं, शपथ के बारे में आर्टिकल 69 में बताया गया। तो किसके शपथ के बारे में, तो उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया। तो चलिए अब डिटेल्स में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। तो देश का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आर्टिकल 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 में क्या है, इसमें उपराष्ट्रपति पद की चर्चा है, जो कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति के बारे में किससे लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है, जो सभापति का वेतन होता है, उसी के नाते दिया जाता है। नोट में है, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदन नहीं करते हैं, उसके सदस्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 65 है, जिसमें राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो आर्टिकल 65 में बताया गया है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उनके अनुपस्थिति में कौन कार्य करते हैं, तो उपराष्ट्रपति ही कार्य करते हैं, कार्यवाहक करते हैं राष्ट्रपति का कार्य। तो तथा उन्हें राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ता एवं अन्य उपलब्धियां प्राप्त होता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह पे काम करते हैं उनके अनुपस्थिति में, तो उनका वेतन राज्यसभा के पदाधिकारी के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उनके समान मिलता है। उनके समय भत्ता और जो भी उपलब्धियां होती हैं उनके समान मिलने लगता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान वह सभापति का फिर कार्य नहीं करेगा। तो जब वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो वो सभापति का कार्य नहीं कर सकते, एक साथ दो कार्य नहीं कर सकते उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 66 है, जिसमें इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। तो आर्टिकल 66 में क्या है, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। आर्टिकल 66 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया, जो कि क्या है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित, या मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो, वो लोग भाग लेते हैं। आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके सभी सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। तो राज्य का जो विधानमंडल है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगी। नोट में है, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। तो राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते, बल्कि कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा का सभापतित्व। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए निम्न योग्यताएं हैं। तो क्या योग्यताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। पागल या दिवालिया न हो, या तो वो पागल न हो या दिवालिया, मतलब लूट करके नहीं चला गया हो विदेश, वो नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो, 35 वर्ष इसका भी होता है। और लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब कि कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होगा, तभी वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होना चाहिए। 15,000 रुपया जमानत की राशि जमा करनी होगी। 15,000 रुपया जमानत की राशि जमा करना होगा उपराष्ट्रपति बनने के लिए।
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए उपराष्ट्रपति में, तब वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 67 में क्या है देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है। 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है या फिर 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी वो रह सकते हैं। तो वैसे तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 ही वर्षों का होता है, लेकिन उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पहले भी हटाया जा सकता है, 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है, या फिर अगला जो उत्तराधिकारी होता है 5 वर्ष जब कंप्लीट कर लेते हैं उपराष्ट्रपति और अगला उत्तराधिकारी का अगर अभी तक निर्वाचन नहीं हुआ है तब तक वो बने रहेंगे, तो 5 वर्ष के बाद तक भी वो बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करना, यह राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है? उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का सभापति होता है। उनका वेतन भी सभापति के तौर पर ही दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। तो जो भी सभापति का वेतन होता है वही उपराष्ट्रपति का वेतन भी होता है। इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है। महाभियोग प्रक्रिया 1/4 सदस्यों का अनुमोदन द्वारा संकल्प की आवश्यकता होती है। तो 1/4 सदस्यों का अनुमोदन होगा तभी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 2/3 के प्रभावी मत से पारित करना होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से शुरू होती है क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित होना होता है। साथ ही लोकसभा को सहमति जरूरी होती है। तो ये राष्ट्रपति के समय में भी यही स्थिति होती है जो उपराष्ट्रपति के समय में होती है। तो पहले तो 1/3 भाग राज्यसभा से दिया जाता है मनोनीत के लिए, फिर अगर 2/3 भाग पारित कर देते हैं, अगर वो सहमत हो जाते हैं उस चीज़ से, तो कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है और ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से ही पारित करना होता है। साथ ही लोकसभा की सहमति भी जरूरी होती है। तो लोकसभा भी अगर सहमति होती है तो वो पारित हो जाती है, उन पर महाभियोग लग सकता है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है तो लोकसभा में भेजने से कितना दिन पहले? 14 दिन पहले इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दे दी जाती है ताकि वह अपनी बात लोकसभा में रख सके, उनको मना सके कि हम ऐसा गलती अब नहीं करेंगे आगे से, या फिर मेरी गलती नहीं है। तो उसके लिए उनको 14 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है। यदि लोकसभा में भी 2/3 भाग मतलब 66% बहुमत से महाभियोग पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। अगर दोनों सदनों में, लोकसभा में भी अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति पद से हट जाएगा। अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अभी तक कोई भी भारत के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उन पर कभी भी महाभियोग नहीं लगा है। वो लोग इस वजह से पद से नहीं हटे हैं। महाभियोग के बारे में डायग्राम से समझते हैं। सांसद है, सांसद में लोअर सदन, राज्यसभा, लोकसभा होता है जिसमें पारित होता है 2/3 भाग से। पहले तो राज्यसभा से अगर 1/4 भाग से प्रारंभ किया जाता है, 1/4 भाग का बहुमत होता है तो वो प्रारंभ होता है महाभियोग के लिए। फिर वो जाता है यहाँ पे, फिर 2/3 अगर भाग कंप्लीट कर लेता है तो ये पारित हो जाता है। कहाँ पे? राज्यसभा में पारित होने के लिए 2/3 और प्रारंभ करने के लिए 1/4 भाग उसमें जरूरी होता है। अगर ये हो गया कंप्लीट, अगर 2/3 भाग हो गया तो महाभियोग पारित हो जाता है, जो कि अब ये राज्यसभा से कहाँ चला जाता है? लोकसभा में चला जाता है। और लोकसभा में जाने के बाद अगर लोकसभा में भी 2/3 भाग हो गया तो ये पारित हो जाएगा, फिर महाभियोग लग जाएगा, फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा है, ये डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 68 है, उसमें क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय सीमा नहीं दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें क्या था? 6 महीने के भीतर करा लेना था। उसमें आवश्यक था कि 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति में ये नहीं है। उपराष्ट्रपति में क्या है? यथाशीघ्र करा लेना है। इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है कि 6 महीना में, 3 महीना में ही या फिर 1 साल में ही करा लेना है। उपराष्ट्रपति का पद बहुत समय तक खाली भी
रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का पद 6 महीना से ज़्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। अनुच्छेद 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद 70 में क्या है, वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद 70 में क्या है, वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में भी नहीं किया गया है, लेकिन वैसी स्थिति के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक का कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के कार्यवाहक का कार्य करेंगे। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक का कार्य करते हैं तो उनका वेतन क्या हो जाता है, राष्ट्रपति के वेतन के बराबर ही उनको वेतन मिलता है, न कि राज्यसभा के वेतन के, सभापति के वेतन के बराबर मिलता है। खराब स्वास्थ्य अगर हो गया, अगर राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो गया, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने लगते हैं, उनका कार्यवाहक बन जाते हैं। अगर राष्ट्रपति का अपहरण हो गया, जो कि संविधान में खराब स्वास्थ्य, अपहरण, इसकी चर्चा नहीं दी गई, और उस कारण से अगर वो अनुपस्थित हो जाते हैं, तो वैसे समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक बनते हैं। और ये सब किस में है, आर्टिकल 70 में इसका चर्चा दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका जो कार्यकाल था उनके बारे में देखते हैं। पहला कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के पहले सबसे पहले सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल क्या था, 1952 से 1957 तक था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरी बार फिर से बने थे, उसमें भी उनका 1957 से 1962 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक रहा। श्री वराहगिरी वेंकटगिरी जो थे वो 1967 से 1969 तक रहे। श्री गोपाल स्वरूप पाठक थे, 1969 से 1974 तक रहे। श्री बी.डी. जती थे, जो कि 1974 से 1979 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक कार्यकाल रहा। श्री आर वेंकटरम का क्या कार्यकाल था, तो 1984 से 1987 तक था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का 1987 से 1992 तक कार्यकाल रहा। श्री के आर नारायणन का क्या था, 1992 से 1997। उसके बाद कौन आए, श्री कृष्णकांत आए। उसके बाद श्री भैरव सिंह शेखावत आए। उसके बाद कौन आए, तो मोहम्मद हामिद अंसारी आए, जो कि 2007 से 2012 तक रहे थे। उसके बाद कौन आए, फिर से मोहम्मद हामिद अंसारी दूसरी बार बने, जो कि 2012 से 2017 तक रहे थे। श्री वेंकैया नायडू थे, जो कि 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा। तो श्री वेंकैया नायडू का कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा। जयदीप धनखड़ का 2022 से जुलाई 2025 तक रहा। इससे पहले जो थे वो कौन थे, जगदीप धनखड़ थे। जगदीप धनखड़ का क्या कार्यकाल था, 2022 से 2025 तक था, जुलाई 2025 तक था। सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15वां अभी उपराष्ट्रपति बने हैं, जिनका कार्यकाल क्या है, सितंबर 2025 से अभी तक है। तो अभी कौन है उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15वां उपराष्ट्रपति है भारत के। इनका कार्यकाल क्या है, तो सितंबर 2025 में ये बने थे, तो सितंबर 2025 से अभी तक वो पद पर है। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान के उपराष्ट्रपति है। नोट में है, 2 उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी ने लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया था। तो 2 उपराष्ट्रपति कौन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दोनों लगातार 2 बार ये लोग उपराष्ट्रपति बने थे। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। तो आर्टिकल 71 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उनके चुनाव का जो विवाद होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। आर्टिकल 72 क्या है, इसमें राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ किस में है, आर्टिकल 72 में है। क्षमादान की शक्तियाँ आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 में है। आर्टिकल 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। मंत्रिपरिषद कभी भी प्रधानमंत्री के ही अधीन होता है।
अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध व्यवस्था, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो वैसे भी राष्ट्रपति कोई भी कार्य करते हैं तो वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। राष्ट्रपति एक गार्जियन के तौर पर है, जो कि सबसे बड़ा पोस्ट तो है भारत का। एक गार्जियन होते हैं, जैसे हमारे घर में भी होते हैं, तो गार्जियन तो सबसे बड़े होते हैं, लेकिन कार्य हमारे पापा लोग करते, दादाजी लोग गार्जियन भले ही रहते हैं, उनसे सलाह जरूर लेते। तो वैसे ही होता है अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जो कि मतलब मंत्रियों का जो नियुक्ति होता है, ये कार्य सब भी प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं, वो स्वयं के इच्छा से नहीं कर सकते हैं। 1861 ईस्वी से भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो लागू किया था। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया गया है और इसे मंत्रियों को सौंप दिया गया। तो 1861 ईस्वी से भारत में लॉर्ड कैनिंग ने क्या लागू किया था, तो विभागीय प्रणाली लागू किया था। क्या है उसका नाम, पोर्टफोलियो है, लागू कर दिया था। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया गया। उसे कौन करता है, तो उसको मंत्री लोग कार्य करते हैं उसको। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 76 में है। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला क्या है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं सभी प्रकार के जो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, उसके बाद आते हैं उप मंत्री। लेकिन सबसे बड़े मंत्री कौन होते हैं, सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राज्य मंत्री के बारे में। राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री की सहायता से कार्य करता है। तो राज्य मंत्री किसकी सहायता से कार्य करेगा, कैबिनेट मंत्री की सहायता से कार्य करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। यह हर एक राज्य में नहीं होता है, जितने विभाग होंगे उतने ही राज्य होंगे। तो जितने विभाग होता है उतना ही राज्य होता है। हर राज्य में जरूरी नहीं है कि राज्य मंत्री हो। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी भी कारण से अनुपस्थित रहता है, अगर किसी भी विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहेगा तो उस विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा सकता है। तो उस राज्य का जो राज्य मंत्री होता है उसको स्वतंत्र प्रभार बना दिया जाता है। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहेगा तो राज्य मंत्री उनके प्रभार में रह सकते हैं। जब कैबिनेट मंत्री वापस आता है तो यह पुनः राज्य मंत्री का रूप ले लेता है। जब कैबिनेट मंत्री आ जाएगा तो फिर से वो राज्य मंत्री बन जाएगा। तो वही होता है, राज्य मंत्री कभी कभी स्वतंत्र प्रभार बन जाता है। किसका बन जाता है, तो कैबिनेट मंत्री का बन जाता है। अब चौथा भाग पढ़ते हैं, उपमंत्री। उपमंत्री क्या होता है, यह सबसे छोटे स्तर की मंत्री होती है। तो उपमंत्री सबसे छोटे स्तर की मंत्री उपमंत्री होते हैं, और सबसे बड़े स्तर की मंत्री कौन होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। तो राज्य मंत्री की सहायता कौन करेगा, उपमंत्री करेगा। रिमार्क में है, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। तो जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाएगा तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहेंगे। मंत्रिमंडल क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या है, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। तो मंत्रिमंडल जो होता है उसमें सिर्फ उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, जहां का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहेगा तो वही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन जाता है, और जो कैबिनेट मंत्री होता है वही बस भाग ले सकते हैं। जो भी उच्च पद पे रहेंगे मंत्री वही बस मंत्रिमंडल में भाग लेते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया था। तो मंत्रिमंडल का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया था, तो आर्टिकल 352 में किया गया है। नोट में है, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो होते हैं ये मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होते हैं। सुपर कैबिनेट, अर्थशास्त्री के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है। तो अर्थशास्त्री के संथानन है जो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट का नाम दिया है। किचन कैबिनेट, ये प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। जो भी प्रधानमंत्री के सगे संबंधी होते हैं उनको किचन कैबिनेट कहा जाता है। छाया कैबिनेट, विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए गठित टीम को छाया कैबिनेट कहा जाता है। तो छाया कैबिनेट किसे कहा जाता है, विपक्ष
विपक्ष द्वारा जो सत्तारूढ़ सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं गुप्त रूप से, उनको ही गठित टीम को, वो जो टीम होता है उस टीम को क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं, छाया कैबिनेट कहते हैं। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस यह भारत सरकार का प्रशासनिक निकाय है जो प्रधानमंत्री को नीतिगत मामला, प्रशासन और विभिन्न कार्यों में सहायता करता है। इसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव करते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो पीएमओ क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस क्या है? यह भारत सरकार का एक प्रशासनिक निकाय है जो प्रधानमंत्री जो भी कार्य होते हैं, प्रशासन का कार्य होते हैं या विभिन्न कार्य होते हैं, उसमें सहायता करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रमुख सचिव करते हैं। यह गैर संवैधानिक निकाय है। मंत्री परिषद के क्या क्या भाग है? तो कैबिनेट है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री है। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। मंत्री परिषद में क्या क्या होते हैं? तो कैबिनेट होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार होते हैं और उप मंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल में क्या होते हैं? पीएम में क्या होते हैं? तो इसमें क्या होते हैं? कैबिनेट होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? पीएम होते हैं। दोनों के, मंत्री परिषद हो या मंत्रिमंडल, दोनों के अध्यक्ष पीएम रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और मंत्रिमंडल के क्या क्या भाग है? कैबिनेट है, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है। तो इसमें दो भाग होते हैं। मंत्रिमंडल में दो भाग होते हैं, कैबिनेट और राज्य मंत्री। और मंत्री परिषद में चार भाग होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री होते हैं। लेकिन दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। मंत्री परिषद में विभाग वितरण पीएम के इच्छानुसार होता है। मंत्री परिषद होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके इच्छा अनुसार ही इसके विभाग का वितरण किया जाता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और कोई मंत्री किसी भी सदन में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है। तो मंत्री परिषद जो होते हैं उसमें जो भी, जैसे कि कभी शिक्षा मंत्री होते हैं, अगर प्रधानमंत्री चाहे उसको खाद्य मंत्री बनाए तो खाद्य मंत्री बना सकते हैं। कभी कुछ वो चाहे तो अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, उनका विभाग बदल सकते हैं और बदलते भी हैं। तो ये सब किनके इच्छा अनुसार होता है? प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अतः प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्री परिषद भंग हो जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर का मृत्यु हो जाएगा या फिर वो त्यागपत्र दे देंगे तो मंत्री परिषद भंग हो जाता है। और जब तक नया पीएम का पुनः मंत्री परिषद का गठन नहीं करेगा, और इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती है, अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होगा जब बहुमत 273 से कम सीटें प्राप्त होती है। जब भी 273 से कम सीट प्राप्त होगी तभी ही दोबारा चुनाव हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो दोबारा चुनाव नहीं होता है, भंग नहीं होता। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन मतलब या तो आप अकेले 273 ले आओ या फिर दो तीन सभा मिल करके आप ये कर सकते हैं, आप बहुमत ला सकते हैं और उनकी सरकार बन सकती है। ऐसे ही होते हैं हमारे भारत में, ऐसे ही सरकार बनती है। अगर आप स्वयं 273 लाए तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं तो बहुमत नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे पार्टी से भी आप मिला करके बन सकते हैं, तो गठबंधन भी कर सकते हैं। तो गठबंधन के दौरान भी होता है ये सब, सरकार बन सकते हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन यूपीए कहलाता है। तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बनाया जाता है उसे यूपीए नाम दिया गया है। कांग्रेस, बीएसए, एसपी, आरजेडी। तो बीएसपी यूपी में है, एसपी भी यूपी में है और आरजेडी कहाँ पे है? बिहार में है। और कांग्रेस है, ये सब जो मिल करके कभी अगर सरकार बनाती है तो उसका नाम क्या है? यूपीए है नाम है। एक यूपीए होता है। 2004 से 2009 में यूपीए का सरकार था और 2009 से 2014 में भी यूपीए का सरकार था, जिसमें ये लोग मिल करके सरकार बनाए थे। वर्तमान में यूपीए का नाम बदलकर INDIA इंडिया हो गया है। तो अभी यूपीए का नाम बदल करके इंडिया रख दिया है। तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया जो नाम रखा गया है उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग का क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। एनडीए का क्या है? तो बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन कौन सा है? एनडीए है। तो अभी एनडीए का ही सरकार है बिहार में, जो कि एनडीए का सरकार है। तो शिवसेना महाराष्ट्र में है। तो एनडीए में क्या आता है? जो बीजेपी बनाते हैं वो क्या आता है? तो शिवसेना महाराष्ट्र में है, अकाली दल पंजाब में है, जेडीयू बिहार में है, लोजपा आर जो बिहार में है और टीडीपी जो है आंध्र प्रदेश में है। तो शिवसेना
शिवसेना महाराष्ट्र में, अकाली दल पंजाब में, जेडीयू बिहार में, लोजपा आर जो है बिहार में है, टीडीपी आंध्र प्रदेश में, ये सब मिलकर के सहायक दल बनाते हैं जिसका नाम क्या रखा गया है, एनडीए। एनडीए तो एनडीए 2014 से जो 2019 में एनडीए का सरकार था, दूसरी बार 2019 से 2024 में, और अभी भी एनडीए का ही सरकार है 2024 से 2029 में, अभी भी एनडीए का ही सरकार चल रहा है हमारे भारत में। तीसरा मोर्चा क्या है, थर्ड पार्टी एनडीए या यूपीए के अलावा बनाया गया गठबंधन तीसरा मोर्चा है। प्रधानमंत्री की शक्तियां, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यह पीएम योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, इस सब के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पीएम, सीएजी, महान्यायवादी, मंत्री आदि के नियुक्त संबंधी सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। तो ये सब सिफारिश कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति को। पीएम और सीएजी, महान्यायवादी और मंत्री आदि का जो नियुक्ति होता है तो इनके सिफारिश से ही होता है। मोर्ले नामक विद्वान ने पीएम के समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है। म्यूर नामक विद्वान ने राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा है। तो म्यूर जो है वो विद्वान था, उसने क्या कहा है, राजरूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कौन है, तो प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री के बारे में म्यूर नामक विद्वान ने कहा था। नोट में है, बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है। तो बिना किसी भी संसद के सदस्य बने भी कोई भी व्यक्ति 6 महीना तक प्राइम मिनिस्टर बन करके रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो 6 माह के भीतर उनके पास मौका होता है कि वो संसद की सदस्यता ले ले, और बिना लिए भी वो 6 महीना तक पीएम बन करके रह सकते हैं। तो ये अभी हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए। तो ये सब टॉपिक था, तो ये सब भाग 5 में था, तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल जो भी हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद उप प्रधानमंत्री, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।